फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो प्रेगनेंसी में पहली औरत आपके पास पहले दिन रिपोर्ट होती हैं तो वो किस कंप्लेन के साथ आती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही पेशेंट हमारे पास आती हैं तो मोस्टली वो नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट होती हैं। ये सबसे मेन उनका सिम्टम होता है कि हमें बहुत ज़्यादा, कई पेशेंट्स होते हैं जैसे उनका दिल ख़राब हो रहा होता है, नोज़िया हो रहा होता है, और कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है कि समटाइम्स हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के अंदर कितनी ऐसी वुमेन्स आती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट ऐसे सवाल करती हैं जो आपने पहले कभी ना सुने? आई थिंक 90%। ठीक है, जो 90% हमारे पास लेडीज़ आती हैं ना, उनकी मिथ्स मिसकॉन्सेप्शंस वही हैं जो हमारे बड़ों की होती थी, हमारी अम्मी की, हमारी पुप्पो की, चाची की होती थी, वही चलती हुई आ रही हैं और वो वही कंप्लेन लेके आपके पास आती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इन मिथ्स को बर्स्ट कर सकें, बट स्टिल अभी हम लोग उसमें लैग कर रहे हैं, बट कोशिश जारी है। ठीक है, अच्छा, अब प्रेग्नेंट होते ही हमने देखा है कि वो सास बहू के जो इश्यूज होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो काम कम कर रही होती है और सास कह रही होती है काम करें, हम भी काम करती थी। तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर वही काम करने चाहिए घर के जो आम औरत करती है? देखिए, अगर किसी की नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी है ना, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने टोटली बेड रेस्ट करना है। दैट्स अ ब्लेसिंग। आप उसको रूटीन में इंजॉय करें, जो आप रूटीन के काम कर रहे हैं वो सब कुछ करें। लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्टली प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आप थके थके महसूस करते हैं, आपको सांस लेने में थोड़ा इशू होता है, आपको वॉमिटिंग, नोज़िया, आपको नींद नहीं आ रही होती, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, लिहाजा आप उतने एक्टिवली वो काम नहीं कर पाते जो आप पहले कर रहे होते हैं। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली को और स्पेशली आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गायनोकोलॉजिस्ट जो है ना वो बड़े चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, खुद जो है ना वो लड़ने को पड़ती हैं। तो आपने अपने लहजे को बरकरार कैसे रखा हुआ है? आई थिंक ये आपके मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें ना पेशेंट को एक अच्छे लहजे की ज़रूरत होती है। अगर वो मेरे पास आती हैं और मैं उनको प्यार से जस्ट उनकी बातें सुन के उनको समझा देती हूँ ना, उससे ही पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, उनसे अच्छे लहजे में बात ही नहीं करेंगे, तो उनको यही होता है कि डॉक्टर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर का बिहेवियर ही बहुत रूड था। सो लिहाजा ये एक ऐसी स्टेट है कि आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना, उनकी एटलीस्ट बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं और अच्छे लहजे में उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि इस डॉक्टर को तो ABC नहीं आती। तो मैंने जब ये सोचा कि ये ABC है क्या, तो मैंने ये समझा कि A से वो समझते हैं कि बंदे की अवेलेबिलिटी, B से इसका बिहेवियर और C से बंदा कॉम्पिटेंट हो। तो क्या आप ये समझती है गायनोकोलॉजिस्ट को ABC आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। आपकी अवेलेबिलिटी, आपका बिहेवियर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देन C आता है। ठीक है, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं वो एंड पे है, लेकिन आपको अपने पेशेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उसको जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े आप उसके लिए मौजूद रहें, और उसके बाद आपका पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी नज़र में एक कामयाब गायनोकोलॉजिस्ट कैसी होती है? एक कामयाब गायनोकोलॉजिस्ट वो होती है जिसको पेशेंट्स जो है ना वो कामयाब बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पेशेंट्स आपसे खुश हैं, आप उनका अच्छा इलाज कर रहे हैं, वो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और देन आपके स्किल्स आ जाते हैं, आप कितने स्किल्ड हैं वो एट द एंड है। लेकिन सबसे पहले आप अपने पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें, उनके कंसर्न्स को सुने, उनको जब भी कोई इशू हो आप उस टाइम पे मौजूद हो। सो उस टाइम पे जो पेशेंट्स आपको दुआएं देते हैं ना, आई थिंक वो आपको कामयाब बना देते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर साहब आप खुद एक पेशेंट हो और आपने एक अपने लिए गायनोकोलॉजिस्ट चूज़ करनी हो, तो आप उसमें क्या खूबियाँ और क्या क्वालिटियाँ देखेंगी? इसका आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई थिंक मैं अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करना चाहूँगी तो मैं डेफिनेटली देखूँगी कि वो कितने तहम्मुल से मेरी बात सुन रही है और समझ रही है। ठीक है, ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी में है, जल्दी करें, नेक्स्ट पेशेंट की टर्न है। वो कितने सब्र से कि मेरी बात को सुन रही है, समझ कर रही हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं, और उसके बाद मैं उनके स्किल्स को भी देखूँगी डेफिनेटली। ठीक है,
अच्छा, जब भी हम किसी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है? जब भी आप किसी, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, आप घर में यूरिन स्ट्रिप से चेक करते हैं, तो उसके बाद आपको चाहिए आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं जो कि सीरम बीटा HCG के नाम से होता है, और उस रिपोर्ट के साथ आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें। जितने भी अर्ली प्रेगनेंसी क्लिनिक्स हैं वो सबसे पहले अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवजाइनल स्कैन करते हैं। एग्जैक्टली उसमें ये देखा जाता है कि जो सैक है वो यूट्रस के अंदर मौजूद है। अगर हमें यूट्रस के अंदर सैक नहीं नज़र आता तो ये कंसर्न की बात होती है और हमारे माइंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पिशन आ जाता है। और इसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं, और जैसे ही अगर हमें हार्ट बीट विजिबल हो जाती है, हम कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम CBC, हेपेटाइटिस B, C, शुगर, थायराइड, ब्लड ग्रुप, यूरिन टेस्ट, ये सब करवाते हैं और पेशेंट को फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द ओनली विटामिन विच इज नीडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी वुमेन्स भी होती हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने बाद जाके पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ध्यान रखें तो कैसे रखें? जो पेशेंट्स हैं ये मोस्टली जो इशू है उन बच्चियों के साथ होता है जिनको इरेगुलर पीरियड्स का इशू होता है, जिनको 3-3 मंथ्स या 4-4 मंथ्स पीरियड्स ही नहीं आ रहे होते हैं, और उनका अगर पीरियड्स मिस होते हैं तो वो इसी में ही इग्नोर कर जाती हैं कि हमारा तो रूटीन में ही पीरियड्स 3 मंथ्स के बाद आ रहे थे, सो अब भी वही हो रहा है। सो वो बच्चियाँ जिनके इरेगुलर पीरियड्स भी हैं और वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही, सो आफ्टर एवरी मंथ उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करके देखें, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट स्टिल आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप चाहिए आपको कि आप प्री कंसेप्शन केयर लें। उसमें आप पहले अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करें और अपने पीरियड्स को भी रेगुलर करें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई भी जो फीमेल है जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं तो वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे अब एक बंदे का नहीं 2 बंदों का खाना खाना है, और मेरी सास को आप उसको कहें कि मेरे लिए फ्रूट का बंदोबस्त करे, देसी घी का बंदोबस्त करे, मटन चिकन वगैरह मुझे दे, तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आपकी राय क्या है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब पेशेंट आता है ना वो बिल्कुल यही कहता है कि आप मेरी मदर इन लॉ को बुला कर कहें कि अब मुझे जूसेस की ज़रूरत है, फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। सो ईटिंग फॉर 2 का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है। क्वांटिटी मैटर्स, सॉरी क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। आपने अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल कैलोरीज इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जस्ट 200 से 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, बट आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे ओबेसिटी होगी और फिर आपको डायबिटीज़, BP और बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान पानी का इस्तेमाल वैसे ही करना चाहिए जैसे कि आम एक सेहतमंद औरत को करना चाहिए? बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको बहुत से इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। फिर अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी वक्त से पहले उसको पेन्स लग सकती हैं, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। सो प्रेगनेंसी में आपको चाहिए आप 10 to 12 ग्लासेस पर डे लास्ट में लें। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में आप क्या रिकमेंड करती हैं कि आपको जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए या फ्रूट खाने चाहिए? फ्रूट खाने चाहिए। देखिए, आप अगर फ्रूट खाएंगे, आप 1 एप्पल ले लेंगे, 2 एप्पल ले लेंगे, लेकिन अगर आप 1 ग्लास एप्पल का जूस लेंगे ना, उसमें कोई 8 एप्पल्स डलेंगे, ठीक है। और सो बेहतर ये है कि, और उसमें फिर उतना ग्लूकोज कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो बेटर टू टेक फ्रूट इंस्टेड ऑफ जूसेस, क्योंकि उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं होंगे। सो बेटर टू टेक फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चूँकि सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है, हमारे यहाँ अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर तकरीबन एक जैसी ही डाइट अब हो गई है। चूँकि वहाँ पे जो पिनियाँ, हलवे, पजीरियाँ बनती थी वो आज आप डिफरेंट बेकरीज़ में जदीद शेप में मिलती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें आप क्या समझती हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेनी चाहिए? आप नॉर्मल क्वांटिटी में ये चीज़ें ले सकते हैं, इसमें कुछ मना नहीं है, लेकिन अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ें ले सकते हैं, ये मना नहीं है। ठीक है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखें। एग्जैक्टली। दूध और दही दोनों में अगर आप रिकमेंड करें तो दोनों इकट्ठे करेंगी या दोनों में से कोई एक प्रेगनेंसी के दौरान ले?
आप दूध भी ले सकते हैं, आप दही भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दोपहर का खाना लेते हैं तो आप उसमें एक पूरी प्लेट के पार्ट्स बनाएं, ठीक है। उसमें रोटी हो, आपका ग्रेवी हो, सैलड हो और साथ में एक पोर्शन योगर्ट हो, क्योंकि लाइक जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग की सेंसेशन होती है वो इससे काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है। और इसके अलावा आप दूध का इंटेक भी करें, क्योंकि ये एक स्टडी में देखा गया है कि वो लोग जो दूध नहीं लेते उनके बेबी का वेट कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि डेली दूध लेते हैं।